मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 पदों के लिए विज्ञापन आया है। हमारे कुछ छात्रों ने कहा कि सर जी, इस पर भी कुछ वीडियो डाल दीजिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं अंग्रेजी शासन में भू राजस्व नीति। जब अंग्रेज यहाँ भारत में शासन कर रहे थे उस समय हमारे जमीन और किसानों की क्या स्थिति थी। तो अंग्रेज जो है भारत को एक बहुत बड़ी जागीर समझते थे। उनका मेन मकसद था अधिक से अधिक धन को कमाना, क्योंकि वो व्यापारी बन के आए थे और शासक होने के बावजूद भी अंत तक व्यापारी ही बने रहे। और अंग्रेजी शासन के तहत जैसे जैसे उन्होंने भारत का पर कब्जा किया, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग भू राजस्व नीति अपनाई। सबसे पहले चूंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे कब्जा हुआ था, मुगल सम्राट ने उनको फरमान दिया था, दीवानी का अधिकार दिया था कि दीवानी की जो भी बातें होंगी वो अब अंग्रेज देखेंगे। तो वहां पर इन्होंने एक स्थायी जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में तीन थी, एक स्थायी जमींदारी व्यवस्था थी, दूसरी महालवाड़ी व्यवस्था थी और तीसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस पूरी वीडियो में हम लोग इन्हीं तीन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्या है, स्थायी जमींदारी व्यवस्था। स्थायी का मतलब परमानेंट। जमींदारी व्यवस्था शुरुआत यहाँ की, इसी को दूसरे नाम भी दिए जाते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, विस्बेदारी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में और बाद में उत्तरी कर्नाटक में भी ये लागू की गई थी। और जितना भी अंग्रेजों के साम्राज्य में भूमि थी वो अंग्रेजी शासन की 19% भूमि इसके अंतर्गत आती थी। क्वेश्चन बन सकता है कि स्थायी जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी शासन में भारत की भूमि का हिस्सा था, वो होगा 19%। और इसमें हुआ क्या था कि राज्यों की मांग, राज्य या सरकार या कंपनी आपसे कितना कर वसूलेगी, राज्यों की मांग सदैव के लिए निश्चित हो जाता था। वो चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए अकाल पड़े, सूखा पड़े, कोई भी आपत्ति आ जाए, उसके लिए कोई भी छूट नहीं थी। तो राज्यों की मांग सदैव के लिए निश्चित होती थी। और जो जमींदार होता था, जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। का क्वेश्चन बनता है कि जमींदारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी था, विकल्प होगा जमींदार, किसान, सरकार, कंपनी या कोई नहीं। तो स्वामी कौन है? जमींदार है भूमि का स्वामी। और वही क्या है? संग्रह करता है, जो किसानों से राजस्व को, किसानों से भूमि कर को वसूलेगा। अगली व्यवस्था क्या है? कर न देने पर उसकी जमीन जब्त की जा सकती थी, चाहे वो जमींदार की होती और चाहे किसान की होती। ये कर न देने पर उसकी भूमि जब्त की जा सकती थी। बंगाल में ये भाटक, भाटक कहते हैं रेंट को, किराया जिसको कहते हो या भूमि का कर कह सकते हो, वो कंपनी के लिए 89% था, 89 इतने प्रतिशत था। या कहीं कहीं लिखा मिलता है 10/11 या 9/10 भाग।
ये जो है 10/11 भाग या 9/11 भाग या 89% कंपनी जो है जमींदार से ले लेती थी और जमींदार के पास 11% बच जाता था। जितना भी वो वसूलेगा उसका 11% जमींदार के पास बचता था और 89% सरकार ले लेती थी। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लगभग 1789 में जॉन शोर की देखरेख में 22 मार्च 1793 को ये जमींदारी व्यवस्था, जिसको स्थायी जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, ये बंगाल में लागू की गई और ये प्रायः 10 वर्ष के पट्टे के लिए दे दी जाती थी कि अब 10 वर्ष तक इस पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? ये सरकार का हिस्सा तो निश्चित था कि 89% है, लेकिन जमींदार किसान से कितना लेगा ये अनिश्चित था। जितना लेगा उसका 89% देगा, लेकिन कितना लेगा ये निश्चित नहीं था। तो अधिक से अधिक हिस्सा किसान के पास शेष कुछ बचता ही नहीं था, इतना वो ले लेते थे। और जमींदार क्या हो गए? जमींदार अधिक वसूल करके और मजबूत हो गए। उसके बाद ये जमींदारों ने बलात् श्रम, जिसको बेगारी कहते हैं, ये भी किसानों से लिया। अगला पॉइंट है महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी और कुल अंग्रेजी शासन की जो भूमि थी उस भूमि का 30% क्षेत्र महालबाड़ी के अंतर्गत रखा गया था। ये जो महालबाड़ी व्यवस्था थी, इसमें जो कर की इकाई होती थी वो कर की इकाई खेत नहीं, एक अकेला कृषक नहीं, एक अकेला खेत नहीं, जबकि ग्राम और महल, महल कहते थे जागीर के एक भाग, वो कर की जो इकाई होती थी वो गांव की संपूर्ण भूमि थी, जिसको ग्राम की भूमि भी कहते थे या महल कहते थे। जागीर का एक हिस्सा होता था, एक भाग होता था। अगला पॉइंट है, ये जो भूमि होती थी ये समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित भूमि होती थी, किसी एक किसान की नहीं होती थी और ये सभी किसान, ये सभी लोग सम्मिलित रूप से कर देने के लिए उत्तरदायी थे। सभी से लेकर के ही कर दिया जाता था। अगला पॉइंट है हेनरी वेलेज़ली, ये एक शासक थे जिन्होंने सीधे कृषकों से ही भूमि कर निश्चित कर लिया था, किसी बिचौले की जरूरत नहीं थी। कृषकों से भूमि का निश्चित कर लिया था कि इतनी भूमि का कर इतना लिया जाएगा। 1822 का एक रेगुलेशन आया जिसका आइटम नंबर 7, 1822 के रेगुलेशन 7 से जो भूमि कर था वो 30% निर्धारित किया गया था। उसकी उपज का 30% लिया जाएगा जो जमींदारों को देना पड़ता था, और जहां जमींदार नहीं थे उस जगह पर 95%, 95% भूमि कर निश्चित किया गया। अगला पॉइंट है 1833 के रेगुलेशन 9 से प्रथम बार खेतों का मानचित्र और उनकी पंजियों का प्रयोग किया गया। खेतों के मानचित्र बनाए गए और उनका पंजीकरण किया गया, और ये जो व्यवस्था पंजीकरण या मानचित्र बनाने की थी वो व्यवस्था मार्टिन बर्ड की देखरेख में हुआ था। और अगले पॉइंट में देखेंगे कि जो मार्टिन बर्ड है,
इनको उत्तरी भारत में, उत्तर भारत जिसको कहते हैं, भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है, लागू करने वाला कहा जाता है। किसको? मार्टिन बर्ड को। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार खेतों का मानचित्र और उसका पंजीकरण किसकी देखरेख में हुआ, या उत्तर भारत का कौन ऐसा है जो भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है? दोनों का एक ही उत्तर होगा, मार्टिन बर्ड। और मार्टिन बर्ड ने 30 वर्षों के लिए 66% भू राजस्व निर्धारित किया था। उपज का 66% भू राजस्व मार्टिन बर्ड ने निर्धारित किया था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में सहारनपुर नियम के अनुसार, एक सहारनपुर के लिए नियम बनाया था, 50% भू राजस्व निर्धारित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और ये पूरा जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें भूमि का स्वामित्व कंपनी के हाथ में था। जब तक कर मिलता रहेगा तब तक वो उन लोगों की जमीन थी। कर जब मिलना बंद हो जाएगा तो उस जमीन का स्वामित्व कंपनी किसी को भी दे सकती थी। अगली व्यवस्था है रैयत बाड़ी प्रथा भू राजस्व की। ये बंबई और मद्रास के अधिकांश भागों में, अधिकतर भागों में लागू की गई। इसमें अंग्रेजी शासन की लगभग 51% भूमि सम्मिलित थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें 19% और जो महालवाड़ी थी उसमें 30% और जो ये रैयत बाड़ी है इसमें 51% भूमि सम्मिलित थी। रैयत का मतलब होता है किसान, किसान को ही रैयत कहते हैं। और इसमें जो प्रत्येक किसान था, प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार, उसको भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था कि किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और किसानों को अपनी जमीन बेचने या गिरवी रखने की अनुमति थी। अगर किसान चाहे तो वो किसी को भी अपनी जमीन बेच सकता था अथवा वो चाहे तो गिरवी रख सकता था। गिरवी तो समझते होंगे, पैसे के बदले जमीन दे देना, जब पैसा वापस देंगे तो जमीन हमारी हो जाएगी। तो गिरवी रखने की भी अनुमति थी। पहली बार ये जो व्यवस्था थी वो मद्रास के, रैयत बाड़ी व्यवस्था पहली बार कहां लागू हुई, क्वेश्चन बनेगा। तो मद्रास के 12 महल जिले में, मद्रास का 12 महल जिला है, उसमें 1792 में पहली बार रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई। उस समय टॉमस मनरो और कर्नल रीड, ये दो अंग्रेज हैं, इन्होंने आय का लगभग आधा भाग, जितनी भी उपज है उसका आधा भाग जो है वो कर के रूप में निर्धारित किया था। किसने? टॉमस मनरो और कर्नल रीड ने। जबकि ये बाद में टॉमस मनरो ने ही 1820 से लेकर के 1827 के लगभग उपज का तीसरा भाग निर्धारित किया, जो बाद में 1855 में 30% निर्धारित किया गया कि आय का 30% जो है वो कंपनी लेगी। अगला पॉइंट है बंबई में, ये तो मद्रास की बात हो रही थी, बंबई में एल्फिंस्टन के समय लगभग 1824 से 1828 में प्रिंगल ने 55% भूकर निर्धारित किया था। बंबई में किसके समय? एल्फिंस्टन के समय। किसने लागू किया? प्रिगले ने किया। और कितना किया? 55% निर्धारित किया। बंबई में ही बिगनेर ने 1835 में ये जो निर्धारण हुआ था
इसको 30 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया कि 30 वर्ष तक इसी दर से भू राजस्व लिया जाएगा, इसी दर से लगान लिया जाएगा। किसान परेशान हो गए। 1875 में दक्कन में कृषक उपद्रव हुए, कृषक विद्रोह हुआ, कृषकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, जिसके परिणाम स्वरूप 1879 में दक्कन राहत अधिनियम आया, जिसमें किसानों को कुछ राहत देने की बात की गई। मित्रों, ये हमारा प्रयास है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।